सभी देशवासियों को मेरा निखिल सबलानिया का बहुत बहुत प्यार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि हैं माननीय प्रोफेसर श्री अमृतलाल रावल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस समय थैंक मैं यू। कार्यक्रम कर रहा हूँ, इस समय हमारे देश के अंदर बहुत ही अलग स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा किया गया और ऐसा लगा कि पहली बार एक ऐसा जवाब हमने पाकिस्तान को दिया है जिसके बाद न केवल पाकिस्तान आगे कोई आतंकवादी गतिविधि करने से पहले सोचेगा, बल्कि आज सबसे जो बड़ी विजय मुझे लगता है कि आज हमने जो प्राप्त करी और आज जो दुनिया के सामने उजागर हो गया, वो है पाकिस्तान का नकली चेहरा, पाकिस्तान का झूठा चेहरा। पाकिस्तान ने 75 साल से जो दुनिया को बेवकूफ बना के रखा हुआ था कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आज पता लग गया दुनिया को कि पाकिस्तान कितना प्यार करता है कश्मीर से, कश्मीर के लोगों से। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी सफलता को आप कहां तक देखते हैं? धन्यवाद निखिल जी, अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। आपका चैनल बहुत ही एक पॉपुलर चैनल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी कंटिन्यू कर रहा है, और अभी इसकी सफलता को जो है ना आंकना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के बाद भी, इतनी मार काट हो जाने के बाद भी जो है ना, उनके जो जनरल हैं वो आतंकियों की के मतलब जब उनको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो आतंकियों के साथ पाकिस्तान की फौज खड़ी थी और वो सल्यूट कर रही थी। जहां से उनके शव गए, उनके जो ताबूत गए, वहां पर हर जगह पुलिस वाले और दूसरे फौजी जो है उनको सल्यूट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है पाकिस्तान की, वो सरकार अब आतंकियों के कब्जे में है। और खास तौर पे जो मुनीर, जो जनरल मुनीर है, उसने जो भाषण दिया था कि वी आर सेपरेट नेशंस, ये बात सर सैयद अहमद खान ने भी कही थी 1890 के आसपास। वो यही चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेजों के साथ जाएं। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों का पिट्ठू था, इसीलिए उसको सर की उपाधि दी गई थी। और वो उसने एंग्लो अरेबिक कॉलेज भी खोले थे। अजमेरी गेट में भी एक एंग्लो अरेबिक मदरसा है और एक कॉलेज भी है। और अब एक जो है ना जाकिर हुसैन कॉलेज रामलीला ग्राउंड के सामने जो है वो मैं उसी पहले वही था। मैंने उसी कॉलेज से साइकोलॉजी ऑनर्स किया है। अच्छा। मेरे पड़ोस में मेरा फ्रेंड था, रितेश मल्होत्रा, उसके डैडी ने भी एंग्लो अरेबिक से ही, जब उसका नाम एंग्लो अरेबिक था, हाँ तब उन्होंने भी उसमें पढ़ाई करी थी। हाँ। तो वो ये चाहता था कि मुसलमान जो है अंग्रेजों के साथ जाएं, अंग्रेजों के पास रहें और उनको मॉडर्न शिक्षा मिले। और राजा महेंद्र सिंह ने उनको एक बहुत बड़ी जमीन भी दे दी अलीगढ़ में, और जहां उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वो आज तक भी है वहां पर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उठा के पहले लुधियाना लुधियाना लाई गई, फिर चंडीगढ़ में बसाया गया। लेकिन एएमयू जो है ना वही की वही है, उसको भी ले जाना चाहिए था। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ आई थी, उसको भी ले जाना चाहिए था। लेकिन ये एएमयू जो है ना जड़ है, और इसको जाना चाहिए था वहां लाहौर में। तो उसी की फिलॉसफी जो है ना, सर सैयद अहमद खान की फिलॉसफी जिन्ना ने अपनाई। और उसने भी यही कहा टू नेशन थ्योरी। और वही टू नेशन थ्योरी को आज 70-80 साल के बाद ये जो मुल्ला जनरल है ये उसको रिपीट कर रहा है, उनको बिना बात के भड़का रहा है। मतलब 80-90 साल में जो लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई थी, उसके ऊपर पानी फेर दिया है इस स्पीच ने। और अब जो है जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है ये अच्छा है, लेकिन ये अभी बंद नहीं हुआ है, इट इज कंटिन्यूइंग।
क्योंकि जब तक वो रुकेंगे नहीं तब तक हम अपने वी कैनॉट लोअर आवर गार्ड्स। हम मतलब कर नहीं सकते कि हम जो है ना ढील कर दें अपने उसमें। सन 2002 में एक अर्जुन सिंह कमेटी ऑन हायर एजुकेशन बनी थी। उसमें मैंने अपनी दलील दी थी कि जो एलटीसी सरकार पहले देती थी सरकारी कर्मचारियों को, उसको वापस शुरू किया जाना चाहिए दोबारा। इसलिए क्योंकि एक परमाणु धमाका किया था भारत ने बुद्धा स्माइल्स, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो उसका नाम था बुद्धा स्माइल्स अगेन। तो जो है ना हमारे ऊपर बहुत प्रतिबंध लग गए थे भारत के ऊपर। बाहर से लोग आ नहीं रहे थे और भारत में जो है ना एलटीसी बंद हो गई थी। तो मैंने कहा आप डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। हो सकता है कई लोग जो वहाँ गए थे मतलब उस जगह पे पहलगाम में, हो सकता है कई लोग वो एलटीसी लेके गए हो, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने दोबारा से एक जारी करके अध्यादेश जारी करके उन्होंने एलटीसी को बहाल कर दिया था। तो हो सकता है कई लोग एलटीसी, वहां गए हो। एलटीसी जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ, जिनको पता नहीं है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनको शायद 2 साल में मिलता है ना सर ये एलटीसी। हाँ हाँ, मिलता है 2 साल में, अच्छी दो से ही साल में मिलता है, एक बार होम ट्रेवल करते सपरिवार हैं। घूमने जाने के लिए हाँ जी। भाड़ा मिलता है, किराया का, ट्रैवलिंग का, और कुछ नहीं हाँ, मिलता, होटल वोटल और कुछ नहीं, सिर्फ रेलवे ट्रैवलिंग का, का मिलता है। रेलवे का और हवाई जहाज का किराया मिलता है। तो इससे काफी सहायता होती है उन कर्मचारियों को। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो लोग जहाँ वो सर्विस करते हैं या कमाते हैं, वो दूसरी जगह पर जाके अगर खर्च करते हैं तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होता है। मतलब अगर मैं कहीं और जाके खर्च करूंगा अपने पैसे तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग माय वेल्थ। और कश्मीर के बारे में हमेशा कहा जाता था कि यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ के लोग गरीब हैं। तो मैं हमेशा फेसबुक पे और दूसरे साधनों पे लिखता रहता था कि वी शैल मेक कश्मीर ए प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया बाय विजिटिंग देयर एज टूरिस्ट एंड एज पिलग्रिम्स। तो यही बात हुई। अब टूरिस्ट के ऊपर आप हमला करेंगे, सरकार सरकार को, वहां की जो सरकार था, लोकल सरकार, उनको चाहिए था कि टूरिस्ट के लिए सुरक्षा के इंतजाम तो कम से कम करते। वहां एक भी पुलिस वाला नहीं था, एक भी कोई चौकी नहीं थी जिससे उनकी रक्षा की जाए। और इस तरह से जो कॉम्प्लिसिटी है लोकल जो गवर्नमेंट की, खास तौर पे ये पार्टियां जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका पहले नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, और ये जो मुफ्ती की पार्टी है, ये इनकी कॉम्प्लिसिटी रखती है। इनके बिना जो है ना हो नहीं सकता। लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला हो नहीं सकता। इसलिए इनकी तफ्तीश की जानी चाहिए और पूरा इनका ध्यान रखा जाना चाहिए, टूरिस्ट का ध्यान रखा जाना चाहिए। तभी आप दूसरों को कह सकते हैं कि आइए। आप सुरक्षा ही नहीं देंगे तो फिर कैसे लोग आएंगे आपके पास। जी सर, आपने जो बात कही यहाँ पर, हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन जिस हालात में अच्छा लग रहा है वो हालात बहुत दुखी हालात है। वो हालात सिर्फ डर के हालात है। हमने कई सारे कार्यक्रम, हमने तो तब से शुरू कर दिए थे कार्यक्रम जब ये असीम मुनीर ने अपना भाषण दिया था, तभी हमने कार्यक्रम किया था, वो इंग्लिश में था कि प्रिल्यूड टू समथिंग डेंजरस, की कुछ खतरनाक होने वाला है, और उसकी प्रस्तावना जो है ना ये असीम मुनीर ने रखी थी 5 महीने पहले। मैंने एक कार्यक्रम आया था यूट्यूब पर, वाद करके एक चैनल है, इस पे डॉक्टर अभिनव पांड्या है, जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सुरक्षा के सलाहकार है, सुरक्षा के विशेषज्ञ है। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी है। 2019 में इनकी किताब आई थी, रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, और एक और इनकी किताब आई थी 2023 में, टेरर टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर। 5 महीने पहले का इनका इंटरव्यू मैंने अभी देखा, और वहां पर लोगों ने कमेंट कहा है कि भाई जो आप 5 महीने पहले कह रहे थे ये तो एकदम सच हो गया। और 5 महीने पहले वो ये कह रहे थे, उनका एक प्रॉपर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म के आफ्टर धारा 3, ये जो आर्टिकल 370 था हटाने के बाद, कैसे ना केवल तब भी डायरेक्ट कश्मीर में नहीं लेकिन कश्मीर के बाहर लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, प्लस जो मोडस ऑपरेंडी है पाकिस्तान की,
और टेररिस्ट की, बेसिकली पाकिस्तान की वो मोडस ऑपरेंडी बदल गई थी। कश्मीरियों से इनको कम समर्थन मिल रहा था, क्योंकि हमने भी देखा जो मेन कश्मीर के लोग हैं, जिसमें प्रमुखता आज मुस्लिम है, उनके हमने देखे कि भाई उन्होंने कितना विरोध किया है। और कहीं ना कहीं इस जो इन्होंने जो ये जो आतंकवादी गतिविधि करी है पाकिस्तान में, कश्मीर में, इसमें बाहर के, थोड़े बाहर के लोगों को इन्होंने शामिल किया है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 5 महीने पहले ये जो, अगर एक विशेषज्ञ आके टीवी इस पे बोल रहा है, यूट्यूब पे बोल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो गवर्नमेंट के पास भी ये बातें होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो डायरेक्ट वहां पर जो है ना, अ, एक तरह से युद्ध ही चल रहा है ये। अब इसको हम डायरेक्ट एक क्रोनोलॉजी में, अगर एक कम टाइम पीरियड में या कॉन्टिन्यूस ना कहे, तो आज यहाँ आतंकवादी, आज वहाँ, मतलब इन्फिल्ट्रेशन तो हो ही रही है उसमें। रेडिकलाइजेशन हो रही है, लोगों को यहाँ पर धर्म के नाम पे तैयार भी किया जा रहा है। और इन्होंने एक बड़ी चिंता वाली बात भी करी है कि ये अब जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न, अगर मान लीजिए 1% लोग भी रेडिकलाइज होते हैं किसी भी धर्म के, और धर्म की जनसंख्या 20 करोड़, अगर 1% लोग, मतलब 20 लाख लोग भी रेडिकलाइज होते हैं, मतलब 20 लाख लोग भी अगर ऐसे कट्टरपंथी बन जाते हैं, और वो 20 लाख लोगों तक पाकिस्तान अंदर अंदर से धीरे धीरे हथियार गोले पहुंचा देता है, तो वो हमारी थल सेना के बराबर उसको सपोर्ट मिल जाएगा। इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं 5 महीने पहले। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आपने ही सिक्योरिटी की बात करी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि कश्मीर की सिक्योरिटी केंद्र के हाथ में है, क्या ये सिक्योरिटी फेलियर है गवर्नमेंट का? क्या गवर्नमेंट को ऐसा ऑपरेशन नहीं कि सिक्योरिटी में फेल हुई, गवर्नमेंट ऑपरेशन सिक्योरिटी में फेल हुई? ऐसा नहीं कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस तो थी लेकिन इंटेलिजेंस के ऊपर एक्ट नहीं किया गया। एक लेडी थी जो इंटरनेट पे कह रही थी कि ये इंफॉर्मेशन तो थी लेकिन इंफॉर्मेशन वाज नॉट एक्टेड अपॉन। और वैसे भी ये फेलियर तो है ही। लोकल जो गवर्नमेंट है उसका खास तौर पे फेलियर इसलिए है क्योंकि इन्होंने कोई सड़क तक की फैसिलिटी नहीं दी। जो लोग वहां से भागे थे उनके जूते चप्पल वहीं कीचड़ में फंस गए थे, यानी जाने का रास्ता भी नहीं था इमरजेंसी में। और वहां पर दुकानें लगी हुई थी कपड़े बेचने वालों की। हो सकता है उनकी आड़ में जो है ना वो आए हो, वो जो आतंकवादी हैं मारने वाले। और फिर जो पोनीज है, पोनी वाले जो है, जो खच्चर वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए, तभी जो है ना इसका सच्चाई पता लगेगी। और जो भारत के जो कवर्ट योद्धा हैं, जो छुपे हुए योद्धा हैं, उनको भी उनके जरिए भी पता लगाया जाना चाहिए कि वो कहाँ चले गए, और उनको ठिकाने लगाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने मारा है उनको तो मेरे ख्याल कोई सजा अभी मिली नहीं, कोई मारा नहीं गया, ना पकड़ा गया। तो इसलिए उनको चाहिए कि उनको पकड़ें। एक लिटफेस्ट में, टाइम्स लिटफेस्ट में जो रॉ के पूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन, मिस्टर एएस दुलत, उन्होंने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ये कहा। मैं बहुत हैरान हो गया ये सुन के, जबकि कई लोग जो वहां बैठे थे उनके लेक्चर सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की हर शहर में मकान है और ऐसा है वैसा है। तो मतलब उन्होंने क्यों कहा मिस्टर एस दुलत ने कि फारूक अब्दुल्ला को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्या कारण है? तो सिक्योरिटी लैब्स तो अंदर कहीं ना कहीं है, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि लोग आए, 5-6 लोग आए और 25-26 लोगों को मार के चले जाएं और वो फिर पकड़े ना जाए। इतने मतलब लगभग 1 महीना होने वाला है। एक और तो चैनल, इसी चैनल पर जो मैंने बताया, यूट्यूब का चैनल है वाद, इस पर मेजर, इनका नाम था मेजर मनीष भटनागर। मनीष भटनागर जी ने कारगिल के अंदर युद्ध में ये थे, तो इनका कोर्ट मार्शल हुआ। और कोर्ट मार्शल किस बात पे हुआ? कि इनकी जो टुकड़ी थी वो नीचे आई, और बाय लॉ, बाय जो आर्मी एक्ट है, एक बार आप नीचे आ जाए, अगर आपका ऑपरेशन खत्म हो गया, आप दोबारा नहीं जाते। इनकी एक उंगली जाम थी, ये जा नहीं सकते थे, इन्होंने मना किया, तो इनका कोर्ट मार्शल हो गया। मामला
आर्मी की अदालत में चल रहा है। और ये कहते हैं कि जो बहुत बहादुर हमारे एक और थे सेना के अफसर, उनका भी कोर्ट मार्शल हुआ। वैसे तो ये कहते हैं कि देखिए, हम जो भारतीय आर्मी है ना, वो अपनी जान लगाने वाली आर्मी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर बैठ के बोलता हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने एक बात बताई कि जब इनके पास खाने की जो रसद आती थी, तो पूड़ी को कड़ी हो जाती थी, पूड़ी, बोरे में पूड़ियां आती थी और अचार। और उसे ये पानी में डुबो के हमारे सैनिक वहां खा रहे थे, कारगिल में, बर्फ में। हमें पता है कि पीछे एक बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने इसकी शिकायत करी थी, तो उनको भी शायद निकाल दिया गया। बाद में बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में उनके बेटा मरा हुआ पाया गया घर में, कहते हैं उसने सुसाइड किया। मैंने जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जैकब के ऊपर 4 या 5 कार्यक्रम बनाए हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से सेना के अंदर लाल फीताशाही है, राजनीतिक जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है, और कहीं ना कहीं जो चीजें ऑपरेशन होते हैं वो सही से तैयार होके नहीं होते। वही जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो वो पूरी तैयारी वो दिन रात तैयारी, दिन रात तैयारी उनकी चल रही है। बिल्कुल। ताज्जुब की बात है कि जो कारगिल युद्ध था वो सिर्फ 140 किलोमीटर क्षेत्र लंबा था, उस क्षेत्र के अंदर था, और 3 महीने तक चला। जबकि हमारी जो एक जो हमारा युद्ध था बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था, वो 13 या 16 दिन, 13 दिन में हमने निपटा दिया था। 13 दिन। और उससे पहले 65 वाला 16 दिन के अंदर। इस समय वो हमारे जो इस समय जो वो डिफरेंस बताते हैं कि जब ब्रिटिश सेना थी भारत में और जब ब्रिटिश सेना गई भी, तो जो आर्मी के ऑफिसर्स आ रहे थे वो बहुत ही अच्छे, जैसे कहेंगे बड़े कल्चर्ड सिविलाइज घरों से आ रहे थे ऑफिसर्स। बाद में जो ऑफिसर्स आने शुरू हुए, अब वो जो, और ये भी कि वो ब्रिटिश सिस्टम के थे, उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स भी ज्यादा होते थे, तो उनका भी एक प्रभाव था। उस समय सिर्फ एक जो है ना वो पैरामिलिट्री फोर्स होती थी पूरे देश में, और जिसकी संख्या सिर्फ 1 लाख थी। आज आई थिंक उसकी संख्या, वो फोर्सेस काफी बढ़ गई है। एन वोरा पूर्व गवर्नर है, उन्होंने बताया हमारी लाखों में मतलब उसकी है, लेकिन तब भी हमें समस्या रहती है। ऐसा नहीं कि समस्या इसलिए रहती है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी नहीं अब सर, मैं बढ़ एक गया है। एक और बात बताता हूँ कि पिछली बार जब हाँ। बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो मुझे कहीं से जानकारी पता लगी कि वहां के एक मंत्री की जानकारी पता लगी कि उनका रोज चिकन 5 स्टार होटल से आता था। ये बीजेपी गवर्नमेंट तभी थी जब 99 में कारगिल वॉर हुआ था, जो 3 महीने चला था। और एक बड़ी मजेदार बात है, ये जो अभी जो S-400 स्मर्च जो मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें 99 में जनरल जैकब ने रिकमेंड करी थी। लेकिन युद्ध के बाद, ये 5 साल बाद मिसाइल्स आई, ब्यूरोक्रेसी की ढीलम ढाल की वजह से। और हमारे यहाँ पर ये भी मेरे को पता लगा कि जो हथियारों की खरीद होती है उसमें जबरदस्ती प्रेशर बनाया जाता है आर्मी ऑफिसर्स पे, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है। इवन जो मेजर भटनागर है, मनीष भटनागर, जो कारगिल वॉर में थे, इन्होंने ही बताया कि हमें वो राइफलें मिली हुई थी जो ऑटोमेटिक नहीं थी, सिर्फ एक राउंड फायर करती थी। अभी जो 5 महीने पहले मैंने इंटरव्यू जब मैंने बताया इनका, तो ये बताते हैं कि अब कश्मीर में अत्यधिक आधुनिक वेपन जो है ना, शस्त्र जो है वो पाकिस्तान यूज कर रहा है, जिसमें नाइट गॉगल्स हैं, बहुत प्रिसीजन है, और जो आमंतर ड्रोन होते हैं जो 45 मिनट से 60 मिनट चलते हैं, वो 4 4 घंटे पकड़े जाने के बाद भी 4 4 घंटे चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर पाएगी? डॉक्टर अभिनव पांड्या ने ये बात बताई है। हम ऐसा नहीं, सरकार ने सरकार को अब आज जो की, सरकार, जी 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 बोलिए सर। आजकल की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो अभी तक किया है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें ठोक तो दिया है पाकिस्तान को, लेकिन उसमें हमें भी खतरा है। जो किराना हिल्स के ऊपर जो, पता नहीं, वैसे तो सर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट ने कहा है कि वहां से न्यूक्लियर जो है ना वो निकल रहा है, जो रेडिएशन। अब वो रेडिएशन जो है ना, अगर हवा के साथ भारत में आ गया, क्योंकि सरगोदा जो है वो पंजाब का ही हिस्सा था पहले, अब पंजाब में आ गया या कश्मीर में चला गया, तो ये बहुत ही हमारे लिए आगे की बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी।
नहीं, कि लेकिन वो लोग तो जो है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने जो है ना, उनका जो इंटरनेशनल एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसने मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कई जो क्लिप्स हैं, कई वीडियोस तो आए थे वहां नहीं, से आग लेकिन सर आपने निकलने मेरे के। सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया कि हाँ। भारतीय सेना को ढंग से अच्छा। भोजन नहीं मिल रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं है, लाल फीताशाही है सेना में, शस्त्र नहीं मिल रहे, हाँ वो। आर्म्स की डीलिंग हो रही है। आपको ये भी पता है कि आर्म्स की डीलिंग के अंदर ही बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष पकड़े गए थे, उनको जेल भी हुई थी। हाँ जी। हाँ वो एक कोई वो था, ऑफिस के अंदर उनको कोई दे रहा था 1 लाख रुपया। लेकिन बात ये है कि जो इस तरह की लाल फीताशाही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं जो है कश्मीर का जो एक नक्शा था वो स्पैन मैगजीन में छपा मतलब था। हमारे जो देश मैं। में बोला जा रहा है भैया वेजिटेरियन बनो, योगी जी आए तो करोल बाग में मीट की दुकानें बंद करा दी, नवरात्रों में जा रहे, अरे भाई हम तो कह रहे हैं आप ये खाने पीने में क्यों डाल रहे हो, सब कुछ छोड़ो। मेरे को एक कसाई ने बताया कि जो फौज के लिए बकरा जाता है, वो बकरा जो होता है ना, वो बुढ़ा बकरा जाता है, मतलब घटिया बकरा जो मार्केट में नहीं बिकता, वो जा रहा है। मैं कह रहा हूँ फौज को छोड़िए, आप पुलिस को देखिए, फौज को भी देखिए पुलिस को भी देखिए। कितने लोगों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, कितने लोगों के पास हथियार है। उनके जूते देखिए आज कौन से जमाने के जूते हैं, उनकी ड्रेसिंग देखिए कैसी है। हम लोग, नो डाउट कि हमने मिसाइल में बहुत अच्छा काम किया क्योंकि हमारे वैज्ञानिक डेवलप्ड है, क्योंकि हमने उन संस्थाओं की नींव रख दी। लेकिन उनसे परे जो और अंतर सिस्टम है। 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई पे, उसमें भी जो जैकेट पहनी हुई थी वहां के पुलिस जो ऑफिसर्स थे, वो जैकेट भी थी जो इतनी अच्छी नहीं थी क्वालिटी की। तो ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। और वो जो जहां पर हमला हुआ पहलगाम का, वहां पर फैसिलिटीज कम से कम एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट होना चाहिए, और एक सिक्योरिटी का वो बंदोबस्त होना चाहिए। सड़कें ठीक होनी चाहिए, ताकि जो ग्राहक हैं, जो वहाँ के लोग जो सैर करने गए हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। लेकिन ऐसी कोई थी नहीं। वहाँ कई लोगों के जूते चप्पल जो है ना कीचड़ में फंसे हुए थे। तो ये जो है, राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया जाता है और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये वही है बात, कि 15 पैसे खर्च किए जाते होंगे पहलगाम के ऊपर, जो JNK की सरकार है। और जो है ना, बाकी सब ये खा पी जाते हैं। मुझे मिस्टर दुलत के जो लेक्चर है वो मुझे बार बार याद आता है। उन्होंने कहा था कि उनको भारत रत्न मिलने चाहिए फारूक अब्दुल्ला को। मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने कहा, लेकिन वहां एक आदमी ने कहा कि उसके तो हर शहर में जो है मकान है, हर शहर में, भारत के हर शहर में मकान है। जब से तो ये भ्रष्टाचार से जब ही जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगा है कश्मीर में, तो ये जो एक्सपर्ट मैंने आपको बताया, इन्होंने एक बात बताई है, डॉक्टर अभिनव पांड्या ने, कि अब जो नए आईपीएस ऑफिसर वहां पे लाए गए ना, वो बाहर के लाए गए, ये तो केंद्र सरकार लेके आ रही है, और उनको पता ही नहीं है, उनको बोली भी नहीं आती, पता भी नहीं है। और टेक्निकल होने के चक्कर में जो पहले ह्यूमन सिस्टम था, वो भी जो है ना डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस वजह से भी इंफॉर्मेशन मिलने में समस्या वहां पर आ रही है। लेकिन अब इसके साथ ये एक और आगाह कर रहे हैं, ये तो इन्होंने आगाह किया हो गया, अब सरकार चलो अब जब हो गया तो हो सकता है और सतर्क हो जाए। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि 3 साल पहले मैंने एक भाषण सुना अमित शाह जी का, जो गृह मंत्री भारत के, वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अब ये तो हो गया पहलगाम, अब ये जीरो टॉलरेंस की सीमा क्या होगी, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये जीरो टॉलरेंस की कोई इनकी सीमा ही नहीं लग रही। अब कह रहे हैं कि अब की बार फिर होगा, अब की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार आतंकवाद, फिर अब की बार आतंकवाद। ऐसे कब तक चलता ऐसा रहेगा? नहीं कि जीरो जो टॉलरेंस का मतलब बताइए, 3 साल पहले कह रहे जीरो टॉलरेंस, अमित शाह जी के जीरो टॉलरेंस का मतलब आप कुछ समझ पाए? जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि हम जो है ना, उधर से अगर गोली आएगी तो हम इधर से गोला छोड़ेंगे, जैसे कि अमित शाह जी ने खुद कहा था। और ये अब इम्प्रूवमेंट तो है, पहले की सरकारें थी, 26/11 हुआ था तो कोई उन्होंने नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई करते रहे, इधर से कागज के बम फेंकते रहे डोजियर के नहीं रूप सर, में, और सर्जरी उधर तो से कर कोई दी थी, जवाब आया नहीं। सर्जरी तो उरी में करी है। लेकिन बात यह है कि जो अब आजकल की जो केंद्रीय सरकार है, उनका रवैया तो
जीरो टॉलरेंस का है। अगर उनका रवैया ना होता तो इतना बड़ा जो एक युद्ध है, जो परमाणु युद्ध होते होते बच गया, वो ना होता। वैसे ही सब 26/11 में तो दो ये सौ परमाणु सत्तर के परमाणु आसपास। युद्ध को तो लेके पाकिस्तान डरा है ना हमको। परमाणु युद्ध को लेके अगर डर होता तो नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार बना चुका है, अमेरिका बना चुका है, फ्रांस बना चुका है। अगर परमाणु हथियारों का डर तो सबसे पहले फ्रांस को होना चाहिए, अमेरिका को होना चाहिए, जो पूरी दुनिया को हथियार बेच रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं, परमाणु, और उनकी हमें अगर परमाणु ऐसा है हुआ भी है, जी। परमाणु जब से बना है, जब से एक बार छोड़ा गया उसके बाद दोबारा कभी हुआ ही नहीं है वो युद्ध। हाँ, अगर हुआ हुआ है नहीं तो है, उनको भी लेकिन होना चाहिए बात ना। यह है, अभी जो जो ये बात ये जो है कि सेना है सर्जरी उसमें। कर दी आपने, अब क्या बार बार बैंडेज लगाते रहोगे? अब क्या खाली यूज सहजी करते के। रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर, एक हिंदू महिला अफसर, एक मुस्लिम महिला अफसर, देश की यूनिटी आपने दिखा दी, बहुत अच्छी बात है। हमारी बेटियों को दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। सिंदूर छिना वो सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा शो आपने रखा, लेकिन हम शो नहीं चाहते। हमें शो ऑफ हाँ, नहीं शो चाहिए नहीं ना। चाहते। हमें शो ऑफ नहीं चाहिए शो ना। कोई भी नहीं ये चाहता। बड़ा मतलब सहजी ये क्या, शो अच्छा आप कोई भी नहीं बताइए, ये चाहता। सिचुएशन थी शो ऑफ करने की? वी नीड एक्शन। क्या ये शो क्या ऑफ शो करने ऑफ की करना? सिचुएशन थी। नहीं, शो ऑफ क्या किया गया है? एक महिला ऑफिसर हिंदू, एक महिला ऑफिसर मुस्लिम, हमने दिखाया कि हमने सुहाग की लाज रखी, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। नहीं, वो जो महिला ऑफिसर थी उन्होंने ये पार्टिसिपेट क्या किया है। मामला सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का था? खाली एक जो इतने सारे आज तक हजारों आर्मी के ऑफिसर्स मारे गए, हाँ जी। पुरुष के लिए क्या है? पुरुष के ऐसा लिए है। क्या है? प्रतीक क्या है पुरुष का? नहीं, ऐसा है ना कि जो सेना ने अपने भेजे थे दो ऑफिसर्स, वो तो उनकी जब मर्जी है किसी को भी भेजे वो, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन लीड किया था। जो दो महिला ऑफिसर्स थी उन्होंने हिस्सा लिया था उसमें, युद्ध में, तो इसलिए उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज थी और इसलिए उन्होंने आप भेजा ये होगा। देखिए, भारत के जो एम्बेसडर हैं, भारत सरकार एक फोटो लेके घूम रही है जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया। अगर उस फोटो के उनके लॉजिक के हिसाब से जाए कि वो कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान की आर्मी जनाजे में आई है, आर्मी का पूरा साथ है, इसका मतलब आप जब पाकिस्तान पे कह रहे हो और आपके पास प्रूफ है, फिर आप पाकिस्तान पे पूरा युद्ध क्यों नहीं करते? अगर प्रूफ है तो ऐसा करो। जी। प्रूफ है तो मैंने करो। जैसे पहले कहा कि हम न्यूक्लियर, उनका जो स्टॉक पाइल है वो बहुत खतरनाक है। वो अगर टेररिस्ट के हाथ में चला जाएगा, और मुझे लगता है कि जो आर्मी है पाकिस्तान की वो एक टेररिस्ट आर्मी है, तो अगर उनके हाथ में चला जाए तो ये काफी लोगों के लिए, काफी जनता के लिए जो है ना, बहुत मुसीबत की घड़ी आ जाएगी। तो इसलिए उनको स्लोली एंड स्टडीली अभी तो वो जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे थे कि इजिप्ट से जो एक प्लेन आया था बोरोन लेके, वो इसलिए आया था ताकि जो जो न्यूक्लियर का वो जो हो रहा है लीक, उसको रोका जा सके। मतलब जो न्यूक्लियर जो होता है रेडिएशन, उसको रोका जा सके। तो इसका मतलब उनको पता लग गया है, इजिप्ट वालों को भी, कि ये हो रहा है, और अमेरिका को भी पता लग गया। उसी वक्त एक विमान आया वो पता करने के लिए कि कितनी है वहां पर रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो ये सब तो एक्टिविटी ये तो। सब तो ये सब तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब तो खंडन हो गया है न्यूक्लियर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हमारी आप जो कहना चाह रहे हैं, आपका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार न्यूक्लियर वेपन के युद्ध की वजह से डर के रोक दिया उन्होंने? अगर नहीं, मैं डर आपकी के नहीं, स्टेटमेंट, ऐसा है। नहीं तो आपकी ऐसा जो है कि स्टेटमेंट दिखी है, जब चेरनोबिल न्यूक्लियर वेपन में, होता था एक उसका मिनट, न्यूक्लियर वो तैयारी कर रहे थे। चेरनोबिल में जो था 1989 में या 1990 में जो हादसा हुआ था, वो तो एक न्यूक्लियर प्लांट था, मतलब जहां से बिजली पैदा होती थी। उसको भी इस 3 साढ़े 3 साल के युद्ध में या फिर उसके आप ऊपर भी किसी या ने फिर हमला आप नहीं इन किया। इन अफवाहों को कंफर्म कर रहे हैं कि भारत ने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर के स्थान पर अटैक किया है? फिर तो ये दो बातें निकल रही है ना इसमें। नहीं किया। वो तो उन्होंने मना किया ना, फौज ने मना किया कि हमने नहीं किया, हमें पता ही नहीं था कि वहां पर कुछ था भी, लेकिन मैंने किराना आपसे कहीं पे। सवाल किया कि सरकार क्या अब भी दिखावी दिखावाबाजी, तिरंगा रैली, हमारे देश में कोई देशभक्ति की कमी नहीं है। राजस्थान के अंदर ड्रोन आके गिरे, राजस्थान के लोगों ने कहा भैया हमें दे दो हथियार, हम तो लड़ने जा रहे हैं।
इक्का दुक्का कोई हो सकता है, कोई बोले, लेकिन हमारे देश में कोई देशभक्ति की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों की हम भी वो कमी नहीं है। जमीन से युद्ध होता है अंततः, और जमीन पे हमारे पास करोड़ों करोड़ों संख्या के अंदर लोग हैं, तो डर किस। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर मान लीजिए वो किराना हिल्स में, अगर मान लीजिए कि वहां से कोई आ रहा है जो, मतलब पर लीकेज है, रेडिएशन है, अगर हवा से वो पंजाब के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घुस जाता है या जम्मू कश्मीर में चला जाता है, तो उससे तो हमारे लोगों का ही नुकसान होगा ना। इसलिए बहुत सोच समझ के इसका इसे रिस्पॉन्स हवा देना तो वो पड़ता तो है। फिर वो बात हो गई, वो तो एक्ट ऑफ गॉड है, वो तो हवा की बात है, अभी तो ये बात कंफर्म भी नहीं हुई है ना। ये तो बात की बात है, जो बात कंफर्म ही नहीं हुई हम उस पर क्या बात करें। ये तो एक अलग ही मुद्दा आप है। कंफर्म करो। मेरा मुद्दा आपसे प्रश्न ये नहीं, है कि क्या जो अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या ये यहीं पर होकर रुक जाना चाहिए था? मेरा मेन प्रश्न ये है। नहीं, नहीं रुकेगा। ये यहाँ मैं नहीं आपसे पूछना रुकेगा, चाहता हूँ। क्योंकि क्योंकि जो पाकिस्तान है वो सिंधु जल समझौता को दोबारा से बहाल करने के लिए बार बार दबाव दे रहा है। अब सिंधु जल समझौता तभी उसके ऊपर कोई बातचीत होगी जब उनका अपना रवैया ठीक होगा। वो अभी भी आतंकवादी भेज रहे हैं, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो है ना गोलीबारी चालू रही है, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो सिंधु जल समझौता है ये तो रद्द है, और अभी तो रद्द ही रहेगा। मतलब 20% पानी तो हमारा भी है ना उसके ऊपर हक। नहीं, हो सकता है कि वो बीस धीरे परसेंट धीरे पानी करके, अगर यहाँ पे खत्म कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, फिर पानी भी कुछ समय बाद खोल देंगे, कुछ समय बाद सारी चीजें हट जाएंगी, रोग भी हो सकता है हट जाएंगी, स्थिति अगर फिर मतलब वही ऐसा है नॉर्मल आ कि गई, फिर 2 साल बाद कुछ हो गया। ये रुकने वाला नहीं है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वो मानते नहीं है। वो उनकी जिहादी मेंटेलिटी है। जिन्ना ने भी यही कहा था कि मुझे कोना दे दीजिए और मैं जिहाद करता रहूंगा। अब ये जिन्ना के चेले जो है ये जिहादी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मतलब नहीं, बिना इनका बात तो, के आप। अगर अगर हम इसे खाली जिहाद धार्मिक दृष्टिकोण से हम क्यों देखें, वहां तो बलूचिस्तान के बीच में, अभी मैंने देखा सिंध भी अलग, सिंध राष्ट्र बनना चाहता है। बलूचिस्तान का तो चल रहा है, वो तो अलग होना चाह रहा है, सिंध भी अलग होना चाहता है। तो उसमें तो हाँ, वो उनकी धार्मिक तो मर्जी कुछ है। नहीं हुआ ना, अब इसमें धार्मिक को हम बाबर क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? यही मैंने आपसे पहले भी बात करी थी। बांग्लादेश में लाखों लाखों लोग मुसलमान इन्होंने मारे। हाँ जी। बात यह है कि धर्म उनको धर्म तो इन्होंने देखा ही क्यों नहीं, धर्म तो देख ही नहीं रहे ना ये तो। इनका तो अपना एक वैश्यपना है, जिसको धर्म का नाम दे देते हैं ना। ये सारे हाँ, जाके बड़े अच्छा बड़े जी कि पाकिस्तानी अफसर जाके बैठ रहे हैं, इंग्लैंड में बैठ रहे हैं, अमेरिका में बैठ रहे हैं। हम इनको बार बार जब धर्म को लेके बलूचिस्तान आ रहे की हैं, जो तो हम इनको जबरदस्ती। बलूचिस्तान की नेता जो है, बलूचिस्तान की जो नेता है डॉक्टर नाइला बलोच, वो दौलत राम कॉलेज में आई थी एक सेमिनार में, और मैं भी वहीं था। वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। उन्होंने बोलना तो था इस्लाम एंड इंडियन नेशनलिज्म, लेकिन वाइस चांसलर ने बोला सर सैयद अहमद खान के ऊपर, क्या ही वॉज ए सेकुलर मैन और दिस एंड दैट। तो मैंने उनको कहा कि जिन्ना वॉज फासिस्ट। वो चाहता था कि हिंदू औरतों के साथ मास रेप हो और उनको मतलब कन्वर्ट किया जाए। उनका एक साथी था जो उनको मुस्लिम लीग को छोड़ के चला गया था। उसने फिर एक लेटर लिखा था जो नेशनल नहीं आर्काइव्स सर, में से लेकिन मैंने मैं निकाल ये के सब बातें छापा। सही है, लेकिन हम इन सब बातों में एक बात जो लोगों को नहीं कहते, कि जिन्ना हो, आलमा इकबाल हो, या सर सैयद अहमद खान हो। मुझे सर सैयद अहमद खान का नहीं पता, लेकिन ये सारे वो लोग थे जो कुछ कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे, और उच्च जाति के हिंदू थे, और ये हाँ थे। चाहते थे कि वापस हिंदू बने, लेकिन इनको हिंदू नहीं बनने दिया गया। तो ये जो धर्म का सहारा लेके, ये अपनी वो जो हिंदू धर्म की जो इनकी नफरत थी, कि जाति से बाहर किए गए, धर्म से यानी बाहर मैं किए गए, वो नफरत निकाल रहे हैं। ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर न्यूक्लियर वॉर होना होता तो ईरान आज तक गल्फ क्षेत्र के अंदर सऊदी अरब के साथ वॉर कर लेता, इराक से वॉर कर लेता। अब इराक भी एक जो है मतलब मेजोरिटी इराक में भी शिया थे, और यहाँ भी शिया है ईरान में भी। तो इनका कुछ समझ नहीं आता एक्चुअली, ये रीजनल जो एस्पिरेशंस है उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और
जो भारत के साथ हमें हमेशा अटैक करते हैं। हम तो हमेशा कश्मीर के लिए अच्छा सोचते हैं नहीं, कि लेकिन हम ये वहां जो लोग हैं जाकर। ना जो हिंदू धर्म से मुस्लिम बने हैं ना, हमें ये दुनिया को ये बात ही समझानी पड़ेगी, इनके अंदर असल में जो चिढ़ है। जिन्ना ने तो खुद बताई है कि मेरे दादाजी वापस, मेरे पिताजी भी बनना चाहते थे हिंदू, उनको बनने नहीं दिया गया। आलामा इकबाल जो है वो भी ब्राह्मण थे, ये सब, अच्छा, फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी पंडित, ये ज्यादातर तो पंडित हैं, ज्यादातर तो ब्राह्मण है, जितने भी जो लोग बोल रहे हैं, जितने हाँ भी हिंदुओं के खिलाफ इस्लाम का सहारा लेके बोलते हैं, ये तो हाल फिलहाल के कन्वर्टेड ब्राह्मण है ज्यादातर, हाँ, बिल्कुल है। और उच्च बिल्कुल है, उच्च जाति इसमें के कोई हिंदू शक हैं। नहीं। तो हिंदू हिंदू के खिलाफ हो रहे हैं ना ये तो। आप देखिए नहीं कि तो इनको। मुगलों ने यहाँ पे इतने सालों राज किया, कोई न्यूक्लियर वॉर थोड़ी ना हो गई। मुगल काल में मराठा उनका साथ देते थे, बाकी राजे रजवाड़े उनके साथ थे। ये एक अलग ही तरह का विभत्स रूप निकल के आया, और ये विभत्स रूप, मैं ये बात पॉइंट करना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, इस्लाम से ही निकला, ये हिंदू धर्म का विभत्स रूप है। और एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगा, और दर्शकों को भी, कि आज तक जो जातिवाद की समस्या खत्म नहीं हो रही है, हम इनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग, अभी बोध गया के अंदर वहां पर बहस हुई जय भीम बोलने पे, एक वहां के दुकानदार ने बहस करी कि मजाक उड़ाया, जब उन्होंने कहा भाई मैं जय भीम का तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो, वो कहता हम बोलेंगे हम राम वाले हैं। फिर बाद में यहाँ तक स्थिति पहुंची कि वहां पे जो यात्री थे, बुद्धिस्ट यात्री जो भारतीय है, उन पे गांव वाले लाठी लेके मारने आए। तो मैं कह रहा हूँ, ये बात समझने की है कि एक तरफ तो ये समस्या, हिंदू कब सुधरेंगे, जातिवाद कब खत्म होगा इसमें, क्योंकि इसकी जड़ में मेरे को तो जातिवाद ज्यादा नजर आ रहा है। हाँ, तो जातिवाद तो खत्म होना ही चाहिए, उसके खिलाफ काम करना चाहिए। ये जो अब अगर जिन दोबारा के पिता पार्टियां को जो बना है। रहे थे हिंदू, मैंने एक नॉवल पढ़ा है, मैं नॉवल निकाल के सर अगला कार्यक्रम करूंगा, कश्मीरी पंडित द्वारा लिखा गया है, नाम है केसर कचनार कच्चा लहू, नेट पे नहीं मिलेगा, हाँ मेरे हाँ, पास है, मैं निकाल के ये लेकर आऊंगा। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, वहाँ नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी में एक किताब थी ललितादित्य के ऊपर, मैंने काफी कुछ पढ़ा है। तो इसमें उसमें वो उन्होंने बताते हैं कहा कि है जब कि। कश्मीरी पंडित रिकन्वर्ट हो रहे थे हिंदू धर्म में, तो वहीं के पंडित ने हाँ बोला कि राजा को बोला, अगर ये कन्वर्ट होंगे, हाँ हिंदू हाँ नहीं बन हाँ, सकते, कि तो हम हम। डल में जाके कूद जाएंगे। हाँ, ये उन्होंने कहा था, लेकिन ये गलत है ना। गलत है। मतलब आप खुद भी उनको रोक नहीं रहे और दूसरों को कन्वर्ट होने और यहाँ पर नहीं, जो पॉलिसी, अब रिकन्वर्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई, रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन किया, वहां पर हमने देखा विवाद हुआ, जातियों का आपस में भी विवाद हुआ। अब जो ये लेके आ रहे हैं जनगणना जाति आधारित, उसमें अभी से विवाद शुरू हो गया, जो ओबीसी में जातियां हैं उनका विवाद शुरू हो गया है। तो पहले तो ये डिसाइड कर ले कि ये हिंदू है कि नहीं है, ये एक हिंदू कौम कब बनेंगे, ये भी तो बात है ना। जब तक हाँ, आप एक नहीं हो, आप कैसे मुकाबला करोगे जो आपके खिलाफ है। नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं चाहते थे कि इस तरह की डिवीजन हो। जी। लेकिन ये जो पार्टियां हैं जो चाह रही हैं कि जो जातिगत जनगणना हो, इससे नुकसान ज्यादा होगा समाज का जी। और देश का। ये तो कार्यक्रम सर मैं यही समाप्त करता हूँ, अगले मैं कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम आपके साथ करूंगा, और दर्शकों से ये अनुरोध है कि मेरा नंबर नोट करें। डॉक्टर अम्बेडकर जी की और कई तरह की पुस्तकें और सर के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी आप मुझसे ले सकते हैं, जो कि इंग्लिश में ज्यादातर। नंबर है 8527533051, 8851188170, और हमारी वेबसाइट है nspmart.com। तो ये थे प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी और मैं निखिल सबलानिया। सर बहुत बहुत